यश भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स में हम एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है? देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर। कहती है विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं हमारे बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर क्या है बेटा? ऐसा स्फीयर जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती हो। लैंड पे लिथोस्फीयर और वाटर में हाइड्रोस्फीयर और एयर में एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। अब वो पूछती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेम टाइप ऑफ केमिकल्स के बनते हैं। अब केमिकल्स क्या होते हैं? एलिमेंट या कंपाउंड। अब ये जानने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? केमिस्ट्री में एक होता है एलिमेंटल एनालिसिस। उस एलिमेंटल एनालिसिस से क्या होता है बेटा? किसी भी कंपाउंड के हम एलिमेंट्स बता सकते हैं कि इसमें ये एलिमेंट है, ठीक है। फिर बाद में हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया किस पे? प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में और माइक्रोबियल पेस्ट में। जितने भी लिविंग थिंग्स थे उसमें हमने क्या करा? एलिमेंटल एनालिसिस। तो हमने पाया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स उनमें क्या थे? कॉमन थे। हमने एक लिस्ट तैयार करी। पर जब हमने वही सेम एलिमेंटल एनालिसिस किस पे करा? अर्थ क्रस्ट पे। तो हमने क्या देखा कि जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं वही एलिमेंट लिविंग टिश्यू में पाए जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लिविंग अलग है, नॉन लिविंग अर्थ अलग है। अर्थ क्रस्ट तो नॉन लिविंग है और हम लिविंग है, तो हम दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स कैसे पाए जा सकते हैं? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है। तो इसका आंसर है बेटा, प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं बेटा? सॉइल में। वो सॉइल से एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और प्लांट्स को कौन खाते हैं? ह्यूमन। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एलिमेंट्स हैं ह्यूमन में वो कहाँ से आ रहे हैं? सॉइल से। फिर अगेन ह्यूमन जब डेड हो जाता है तो वही एलिमेंट डिकम्पोजिशन के थ्रू वापस कहाँ चले जाते हैं? सॉइल में। अब एनसीईआरटी पूछती है क्या कुछ डिफरेंस है? क्या कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम एलिमेंटल एनालिसिस होती है अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वही लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो फिर हम कहते हैं कि ऐसा कोई डिफरेंस बताया नहीं जा सकता, पर फिर भी उनका डिफरेंस है रिलेटिव अबेंडेंस में। बेटा एलिमेंट्स तो सेम पाए जाते हैं पर डिफरेंस किसका? रिलेटिव अबेंडेंस में। ये पाया गया है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनिए, कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है इज फाउंड इन ग्रेटर कंसंट्रेशन। कार्बन और हाइड्रोजन फाउंड इन ग्रेटर कंसंट्रेशन किसमें बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में देन दैट ऑफ अर्थ क्रस्ट, देन दैट ऑफ अर्थ क्रस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन हाइड्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पाए जाते हैं देन दैट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब आपने नोट कर लिया होगा तो हम आगे चलते हैं। तो अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे बायोस्फीयर में, और क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम टाइप ऑफ केमिकल का बना है? तो आंसर क्या है? तो उसे जानने के लिए हमने क्या कहा? एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। जब हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया तो हमने देखा कि जो एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं वही कहाँ पाए जा रहे हैं बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बस डिफरेंस किसका? रिलेटिव अबेंडेंस का। अब तक हमने ये कहा था। तो देखते हैं किस किस तरीके के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बेटा अर्थ क्रस्ट की। किसकी बात करते हैं? अर्थ क्रस्ट की। तो सबसे ज्यादा जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। फिर क्या पाया जाता है बेटा? सिलिकॉन। इसे याद कैसे रखेंगे बेटा? अर्थ क्रस्ट में होती क्या है? मिट्टी तो होती है, और मिट्टी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? SiO2, 2 ऑक्सीजन 1 सिलिकॉन। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में, देन क्या पाई जाती है? सिलिकॉन। ओके, फिर उसके बाद अर्थ क्रस्ट में क्या पाया जाता है बेटा? उसके बाद आपका अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है कैल्शियम, देन यू हैव सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। कार्बन और सल्फर दोनों सबसे कम पाया जाता है और इक्वल कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या कंसंट्रेशन होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है बेटा? तुम्हारे जितने भी बॉडी है
या तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड हैं, तुम्हारे अमीनो एसिड हैं, ठीक है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, सब के सब किससे बने हुए हैं? कार्बन से, ठीक है। तो फिर कंसंट्रेशन किसकी आती है सबसे ज़्यादा? कार्बन की। कार्बन के बाद आपके जो अमीनो एसिड, डीएनए, ये सब किसके बने होते हैं बेटा? नाइट्रोजन के। तो फिर किसकी कंसंट्रेशन आती है बेटा? नाइट्रोजन की। फिर आपकी जो बोन्स है वो कैल्शियम की बनी हुई होती है, देन सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है? कैल्शियम की। फिर आपके पास हाइड्रोजन की है, और फिर आपके पास सल्फर, सोडियम और मैग्नीशियम है। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन है। तो देखो हम क्या देख रहे हैं, जब हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया तो जो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट है वही लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, पर डिफरेंस क्या है? देयर रिलेटिव अबंडेंस का। इसमें क्या है? इसमें ऑक्सीजन दोनों में कॉमन है, फिर सेकंड नंबर पे इस पे सिलिकॉन, कार्बन है। तो डिफरेंस क्या है? केवल रिलेटिव अबंडेंस का, कौन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। ये बात आपको समझ में आ गई? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन ग्रेटर कंसंट्रेशन में पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म देन दैट ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आगे चलते हैं। आगे हम जानेंगे हाउ टू एनालाइज अ केमिकल कंपाउंड या हाउ टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन। तो क्वेश्चन है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो पूछ रहे हैं कि किसी की केमिकल कंपोजिशन हम कैसे बता सकते हैं, या फिर आपको पता है हमारी बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये सब किस में होते हैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, है ना? व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन आवर बॉडी, फाउंड इन आवर बॉडी। तो इसे जानने के लिए, किसी चीज़ की केमिकल कॉम्पोजिशन जानने के लिए क्या करेंगे बेटा? केमिकल एनालिसिस। एलिमेंट्स जानने के लिए तो हमने एलिमेंटल एनालिसिस किया, अब केमिकल्स जानने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? केमिकल एनालिसिस। अब देखते हैं वो केमिकल एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो देखिए ध्यान से, हेडिंग डालते हैं केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस में हम क्या करेंगे? कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे, क्या लेंगे? अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यू लेंगे, ठीक है, पीस ऑफ लिविंग टिश्यू लेंगे। ये क्या हो सकता है? लिवर से हो सकता है, या फिर वेजिटेबल पील हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर हम इसे क्या करेंगे बेटा? इसे हम एसिड में डालेंगे। कौन से एसिड में? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। किस एसिड में डालेंगे बेटा? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसे एक मोर्टार में डालेंगे और पिस्टल की मदद से इसका क्या बनाएंगे? पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाएंगे या फिर थिक स्लरी। तो बेसिकली हमने क्या लिया? हमने एक लिविंग टिश्यू लिया जो कि या पीस ऑफ लीवर भी हो सकता है, वेजिटेबल पील हो सकती है। फिर हमने उसे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला, ठीक है, और फिर उसे ग्राइंड किया विद द हेल्प ऑफ मोर्टार एंड पिस्टल। इस तरीके से, किस तरीके से? इस तरीके से उसे हमने ग्राइंड किया। अच्छा, ये पहले हकीम या फिर जो डॉक्टर्स रहते हैं उनके पास पाई जाती थी। ओके, तो हमारे पास एक थिक स्लरी मिली। उस थिक स्लरी को हमने चीज़ क्लॉथ से पास करा। किससे पास करा? चीज़ क्लॉथ से, ठीक है। हमने उसे किससे पास करा बेटा? चीज़ क्लॉथ से। तो यहाँ पे मान लीजिए इसके ऊपर क्या है? चीज़ क्लॉथ है। तो हमें दो फ्रैक्शन देखने को मिले। क्या देखने को मिले बेटा? दो फ्रैक्शन देखने को मिले, ठीक है। पहला था एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल, और दूसरा था एसिड इन सॉल्युबल पूल। तो बेटा एसिड सॉल्युबल पूल कौन सा था? जो एलिमेंट्स, ठीक है, जो एलिमेंट्स इस चीज़ क्लॉथ से पास होकर इस अंदर चले गए, दैट आर नोन एज एसिड सॉल्युबल पूल।
और जो ऊपर की तरफ रह गए डेट इज नॉन एज एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो देखते हैं एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल है क्या। ध्यान से देखिए, जब हमने उस थिक स्लरी को किससे पास किया, जब हमने उस थिक स्लरी को चीज़ क्लोथ से पास किया तो हमें दो फ्रैक्शन मिले, एक मिला एसिड सॉल्युबल पूल और दूसरा मिला एसिड इनसॉल्युबल पूल। ओके, एक मिला एसिड सॉल्युबल पूल और एक मिला एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल एसिड में डिसॉल्व होके चीज़ क्लोथ के थ्रू या कॉटन के थ्रू पास हो गया अंदर की तरफ, और जो पास नहीं हो पाया वो बाहर रह गया रिटेंटेड। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, बड़े मॉलिक्यूल ही तो, जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे बेटा वही तो नहीं पास हो पाएंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल तो आराम से पास हो जाएंगे। तो इसलिए जो बड़े मॉलिक्यूल थे वो पास नहीं हो पाए, तो उन्हें हमने क्या कह दिया, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। उन्हें क्या कह दिया बेटा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे वो पास हो गए, तो उन्हें हमने क्या कह दिया, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल ये पास क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि ये पॉलीमराइज थे। ठीक है, एक सिंगल यूनिट नहीं थी, बहुत सारी यूनिट आपस में कंबाइन थी। तो ये क्या है, पॉलीमेरिक फॉर्म है। ये क्या है, पॉलीमरिक फॉर्म है। ऑन द सेम साइड एसिड सॉल्युबल पूल क्या है, मोनोमरिक। एक बात बताइए, जो एसिड सॉल्युबल पूल में चले गए वो फिल्टर हो गए तो उन्हें क्या कहते हैं, फिल्टरेट। और जो ऊपर की तरफ रह गए उन्हें कहते हैं रिटेंटेट। तो एसिड इनसॉल्युबल पूल को क्या कहते हैं बेटा, रिटेंटेट, और इन्हें क्या कहते हैं बेटा, फिल्टरेट। ये देखने को मिला जो एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं उनका वेट 18 to 800 डाल्टन तक रहता है, और जो इसमें पाए जाते हैं उनका ग्रेटर देन 800 डाल्टन रहता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। साइंटिस्ट ने कहा कि हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ मिले, एसिड सॉल्युबल पूल में देखने को मिले। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, उन्हें थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ देखने को मिले, एसिड सॉल्युबल पूल में। तो ऐसा तो नहीं है एसिड इनसॉल्युबल पूल में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे वो केवल 4 थे। कौन कौन से, सबसे पहला था बेटा पॉलीसैकेराइड, दूसरा था आपके पास अमीनो एसिड नहीं, प्रोटीन। फिर आपके पास था बेटा न्यूक्लिक एसिड, एंड लास्ट आपके पास था लिपिड। तो ये सब चीज़ें थी। जब उन्होंने इनका वेट मेज़र करा इन तीनों का, तो उन्हें पता चला कि इनका वेट तो 10,000 डाल्टन से भी ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने ये कह दिया एसिड सॉल्युबल पूल में वो आएंगे जिनका वेट 10,000 डाल्टन से कम है, 10,000 डाल्टन से कम है। ठीक है, और एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो आएंगे जिनका वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बेटा, एक्सेप्शन है लिपिड। अब लिपिड को देखिए ध्यान से, एक्सेप्शन लिपिड जो होता है बेटा, लिपिड इसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता, 800 डाल्टन से ज़्यादा नहीं होता। और दूसरी बात, इट इज़ मोनोमेरिक, ये पॉलीमेरिक भी नहीं है, इट इज़ मोनोमेरिक। अरे ये क्या हुआ, इसमें तो पॉलीमेरिक आते हैं और उनका वेट 800 डाल्टन या 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ये तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक एसिड सॉल्युबल पूल की रखता है, तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा ये एक्सेप्शन है। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। ओके, तो हम कह सकते हैं लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली a बायोमैक्रोमोलिक्यूल। ये स्ट्रिक्टली बायोमैक्रोमोलिक्यूल हो ही नहीं सकता, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अच्छा ऐसा क्या हुआ कि ये
एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ गया। हुआ क्या बेटा, जब तुमने ग्राइंड करा, किसको ग्राइंड करा बेटा, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करा, ठीक है, या एनिमल टिश्यू को, पीस ऑफ लिवर को ग्राइंड किया, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन थी, क्या थी, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा, लिपिड की। तो जब उसने सेल मेम्ब्रेन ग्राइंड करी तो सेल मेम्ब्रेन के क्या बन गए, फ्रैगमेंट्स। सेल मेम्ब्रेन के क्या बन गए बेटा, सेल मेम्ब्रेन के आपके पास बन गए फ्रैगमेंट्स। और वो फ्रैगमेंट्स ने क्या बना लिया, वेसाइकल्स, वेसाइकल्स। और ये वेसाइकल्स वाटर इनसॉल्युबल थी, वाटर इनसॉल्युबल थी, वाटर इनसॉल्युबल थी। तो ये किन के साथ अटक गई, ये एसिड इनसॉल्युबल वाले चीज़ों के साथ अटक गई, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। और उन्हीं के साथ रिटेंटेंट के तौर पर वहाँ पे रह गई, अंदर नहीं जा पाई, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो एसिड सॉल्युबल पूल है, एसिड सॉल्युबल पूल है, वो क्या शो करता है, साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। क्या शो करता है बेटा, साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन। और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, हाँ या नहीं, अमीनो एसिड पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड पाई जाती है, शुगर्स पाई जाती हैं। और वो सब क्या है, मोनोमेरिक फॉर्म है, जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलती हैं। तो वो सब क्या शो कर रही है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन, यानी कि जो चीज़ साइटोप्लाज्म में पाई जाती है वो क्या होती है, एसिड सॉल्युबल पूल में। अच्छा, और जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है, जैसे कि लिपिड, जो आपने देखा होगा सेल ऑर्गेनेली उनकी लिपिड की मेम्ब्रेन होती है। तो ये सब जो एसिड इनसॉल्युबल है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। तो ये दोनों टुगेदर, ये टुगेदर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे टुगेदर रिप्रेजेंट the composition of living tissue. They together represent the composition of living tissue. They together represent the composition of living tissue. तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।